हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वाइज। और आज हम इस वीडियो में जो आगे का हमारा सिलेबस है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उसको हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रांस जो है पूरी तरह से मोनार्की को ख़त्म करके एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। रिपब्लिक मतलब कि एक ऐसे कंट्री को बोलते हैं जिसका जो हेड है, हेड जो है कंट्री का, जो हेड होता है कंट्री का वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है। ठीक है, ऐसी कंट्री को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से फ्रांस में ऐसा होता है। 1791 के बाद जैसे कि जो पावर का ट्रांसफर है वो फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द किंग ये चला जाता है नेशनल असेंबली को। ठीक है, तो जब नेशनल असेंबली के पास ये पावर जाता है, लुइस 16 जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर देते हैं तो उनको ये अच्छा नहीं लगता कि उनके हाथ से पावर चला गया है। तो जब उनको ये फील होता है द लॉस ऑफ पावर, तो ये क्या करते हैं कि पड़ोस में जो प्रूशिया के जो किंग होते हैं, प्रूशिया के किंग, इनके साथ वो सीक्रेट तरीके से नेगोशिएशंस करना स्टार्ट करते हैं। सीक्रेटली जो दोनों किंग है प्रूशिया के और फ्रांस के, ये आपस में एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं। फ्रांस के जो किंग थे वो प्रूशिया को, जो प्रूशिया के किंग थे उनको कन्विंस करते हैं कि मेरे कंट्री में जो डेवलपमेंट हुआ है, मेरे कंट्री में जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है वो कहीं आपके कंट्री में भी ना आ जाए। ठीक है, तो वो किसी तरीके से जो प्रूशिया के किंग थे उनको ये बात के लिए कन्विंस करना चाह रहे थे कि जो प्रूशिया है वो अपनी आर्मी सेंड करे फ्रांस में अटैक करने के लिए। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली को पता चल जाती है और नेशनल असेंबली अप्रैल 1792 में वॉर डिक्लेयर कर देती है अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो बहुत सारे जो वॉलेंटियर्स हैं फ्रांस में ये इस आर्मी को ज्वाइन करते हैं, फ्रेंच आर्मी को, कि उनको लड़ना है अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। क्योंकि जो फ्रांस के जो लोग थे, जो कॉमन लोग थे, जब उन्होंने इतनी मेहनत करके एक रिवॉल्यूशन करके पावर अपने हाथ में लिया था, ठीक है, तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि पावर दोबारा किंग के हाथ में चला जाए। ठीक, तो बहुत सारे लोग इस वॉर को एज अ रिवोल्यूशनरी वॉर देख रहे थे। एज अ रिवोल्यूशनरी वॉर मतलब कि जो फ्रांस में रिवोल्यूशन आया उस रिवोल्यूशन को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी कॉमन लोगों ने, उसको बोला गया रिवोल्यूशनरी वॉर। ठीक है, तो इस समय क्या होता है कि बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग जो हैं ये बनाए जाते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो सॉन्ग था जिसका नाम था मर्सिलेस। ठीक है, मर्सिलेस जो सॉन्ग है ये कंपोज किया था रॉजेट डी आइल ने और ये अभी फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। ठीक, तो रिवोल्यूशनरी वॉर के कारण बहुत सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जो है ये फ्रांस में होती है। बहुत ही सारे जो लोग हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। जब मेन लड़ाई करने के लिए गए होते हैं तो उस समय जो घर की विमेन होती हैं ये सारे काम जो घर के वो उनको करना पड़ता है। न कि सिर्फ घर के काम बल्कि जो बाहर के भी काम होते हैं, पैसे कमाने को जो काम है वो भी विमेन्स को करना पड़ता है। तो ओवरऑल जो वॉर चल रहा था बिटवीन द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस एंड प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, इसके कारण बहुत सारे जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है वो फ्रांस के लोगों को फेस करना पड़ रहा था। तो जब फ्रांस के जो लोग ऐसी सारे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को फेस कर रहे थे तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो रिवॉल्यूशन आया है इसको फर्दर कैरी करना चाहिए। ठीक है, जो रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें जो पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर जो था वो किंग के हाथ से किसके हाथ में गया था, नेशनल असेंबली के हाथ में। ठीक है, नेशनल असेंबली के हाथ में पावर गया। लेकिन जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे ये ज़्यादा प्रिविलेज सेक्शन के थे। ऑल्दो दे बिलोंग फ्रॉम दी थर्ड स्टेट बट स्टिल दे आर दी प्रिविलेज्ड। ठीक है, तो फ्रांस के लोग ये चाह रहे थे कि रिवॉल्यूशन को और आगे चलाना चाहिए। तो जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुए वॉर्स के समय में, इन सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाने लगा बाय द पीपल। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स का
फॉर्मेशन होता है फ्रांस में जहां इन सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्लब था जैकोबिन्स क्लब, ये इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लब विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी वॉर वॉज जैकोबिन्स क्लब। ओके, अब ये जो जैकोबिन्स क्लब के जो लोग थे ये जनरली लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन के थे, लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि ये इतने ज़्यादा प्रिविलेज सेक्शन से नहीं आते थे। जैसे कि इसमें शॉपकीपर्स होते थे, आर्टिशन सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, ठीक है, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स, ये सारे लोग जो थे ये जैकोबिन्स क्लब के मेंबर थे। इनके जो लीडर थे उनका नाम था मैक्स मिलन रॉबेस्पियर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन्स क्लब, तो क्या आएगा उसका आंसर, मैक्स मिलन रॉबेस्पियर। ठीक है, अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड स्टार्टेड वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स। तो बहुत सारे जो इसके मेंबर्स थे वो उन्होंने सोचा कि हमको सोसाइटी में थोड़ा अलग दिखना है, ठीक है, डिफरेंट, तो उन्होंने एक डिफरेंट तरीके का जो ट्राउजर है पहनना स्टार्ट किया जो कि उसमें स्ट्रिप्स बने रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या दिया है कि ये जो जैकोबिन्स क्लब के जो लोग थे 1792 समर में, जब 1792 का जो समर था उसमें उन लोग एक इंसरेक्शन प्लान करते हैं, एक रिवोल्ट प्लान करते हैं पेरिस में। ठीक है, 10 अगस्त को पैलेस ऑफ ट्यूलेरियस, जहां पे किंग रहते थे, पैलेस ऑफ ट्यूलेरियस, इसको स्टॉर्म किया जाता है बाय द कॉमन पीपल। ओके, अब जब इसको स्टॉर्म किया जाता है तो किंग के जो गार्ड्स होते हैं उनको मार दिया जाता है। किंग के गार्ड्स को मारने के बाद किंग को ही हॉस्टेज बना लिया जाता है। हॉस्टेज मतलब कि बंदी बना लिया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, अब जब किंग को बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि किंग के कारण ही वॉर स्टार्ट हुआ था, जो लुइस 16 थे उन्होंने ही जाकर जो प्रूशिया जो कंट्री था उसके राजा के साथ सीक्रेटली बात करने स्टार्ट किया कि मेरे ही कंट्री में आके हमला करो। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये बात खटक रही थी कि ये कैसा राजा है, अपने ही कंट्री में अटैक कराने के लिए दूसरे किंग के पास बात करने के लिए चला गया। ठीक है, तो जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली होती क्या होता है कि जब नेशनल असेंबली का जो रोल है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, और इसके बाद सारे जो मेन हैं, ऑल मेन, अभी भी देखो विमेंस को वोटिंग राइट नहीं मिला है, ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ वर गिवन दी राइट टू वोट। मतलब कि जितने भी मेन हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके पास कितना वेल्थ है, 21 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव जो होते हैं उनको सबको वोटिंग राइट्स दिया जाता है। और 21 सितंबर 1792 को एक जो मोनार्की होता है उसको पूरी तरीके से अबॉलिश करके एक रिपब्लिक बना दिया जाता है। और ये जो नई असेंबली जो बनती है ना, मतलब नेशनल असेंबली के बाद जो नई असेंबली बनी उसका क्या नाम था, उसका नाम था कन्वेंशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो जैकोबिन्स क्लब के लोग थे इन्होंने रिवॉल्यूशन को कैरी फॉरवर्ड किया, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से चेंज करके बना देते हैं रिपब्लिक कंट्री। ओके, चलिए आप इस फिगर को देख पा रहे हैं, इस फिगर में देखना कुछ रेड कैप्स दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो रेड कैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेड कैप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे रेड कैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उस पर मैंने आपको पॉलिटिकल सिंबल्स विच आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसके बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रेड कैप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो जरूर से आप इसका मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो के लिए इतना ही था, एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।